नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद सारस्वत सारस्वत टाइपिंग क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है मानव हार्मोन, ह्यूमन हार्मोन्स। और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की आशुलिपिक भर्ती परीक्षा 2024 की के सिलेबस को हम यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं, जहां पर हमने अभी तक फिजिक्स को, केमिस्ट्री को और बायोलॉजी के ह्यूमन ब्रेन को यहाँ पर कवर कर चुके हैं। और आज दोस्तों जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ह्यूमन हार्मोन्स। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि हार्मोन्स होते क्या हैं। ठीक है, तो हार्मोन्स के बारे में जब अपन पढ़ते हैं तो उच्च कोटि के जंतुओं में, ठीक है, कुछ विशेष ग्रंथियों के द्वारा शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण होता है। ठीक है, अतः स्त्रावी ग्रंथियां रासायनिक पदार्थों का स्त्राव करती है, इन्हीं पदार्थों को हार्मोन कहते हैं। हार्मोन का वितरण रक्त से होता है, समझिए। यहां पर आप एक चीज देखेंगे, अंतःस्त्रावी ग्रंथियां रासायनिक पदार्थों का स्त्राव करती है। देखिए, जो ग्रंथियां होती हैं ये तीन प्रकार की होती है। एक बाह्य स्त्रावी ग्रंथियां होती है, एक अंतःस्त्रावी ग्रंथि होती है और एक मिश्र स्त्रावी ग्रंथि होती है। देखिए, बाह्य स्त्रावी ग्रंथि के अंदर क्या होता है, नलिकाओं के द्वारा एक पर्टिकुलर स्थान से, ऑर्गन से कोई चीज को बाहर निकालना कहलाता है आपका बाह्य स्त्रावी ग्रंथि। जैसे पसीने का निकलना, पसीना देखिए आपकी स्किन के ऊपर आके निकलता है, क्रिएट होता है और सीधे आपके पसीने हाथ पे या पे गाल पे या पे इस जगह पे आते हैं, तो ये क्या होगा, बाह्य स्त्रावी ग्रंथि। लार निकलना बाह्य स्त्रावी ग्रंथि का पार्ट होगा। जबकि अंतःस्त्रावी ग्रंथि रासायनिक पदार्थ को निकालती है और ये कहां पे करती है, ब्लड में सर्कुलेट हो जाती है। और ब्लड में सर्कुलेट होने के कारण पूरे बॉडी में ये रासायनिक पदार्थ जो है वो वर्क करते हैं और इन्हीं रासायनिक पदार्थों को हम क्या कहते हैं, हार्मोन्स कहते हैं। मिश्रित अगर मिश्र स्त्रावी ग्रंथि की अगर मैं बात करूं तो अग्नाशय, जो कि बाएं और आंतरिक दोनों प्रकार की होती है। तो ये हमने थोड़ा सा नॉलेज के लिए यहां पर लिया। मानव हार्मोन्स के हम प्रकारों की अब बात करने जा रहे हैं। तो मानव हार्मोन्स में हम जो एज पर सिलेबस पढ़ेंगे तो वो पढ़ेंगे पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, पिनियल ग्रंथि, नर में वृषण और मादा में अंडाशय। ठीक है, जिसके इंग्लिश नेम यहां पर मैंने दिए हुए हैं। पीडीएफ नोट्स जो है दोस्तों, पीडीएफ नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन पे जो टेलीग्राम लिंक है, टेलीग्राम लिंक पे आप हमारे ग्रुप में अगर ज्वाइन है, नहीं है तो वहां से ज्वाइन हो जाइएगा। वहां पर आपको इस वीडियो के लिंक के साथ ही टेलीग्राम में जो इसका पीडीएफ है उसका लिंक भी आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएगा। तो ये नोट्स आपको उतारने की नीड नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मानव हार्मोन्स में, जो ह्यूमन हार्मोन्स में सबसे पहला हम ले रहे हैं पीयूष ग्रंथि के बारे में। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में हम क्या जानते हैं और क्या पढ़ेंगे, अब यहां पर देखेंगे। पीयूष ग्रंथि जो होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है, वो छोटे आकार की ग्रंथि होती है। क्या होती है, छोटे आकार की ग्रंथि होती है, जो मटर के दाने के समान, जिसकी संरचना कैसी होती है, मटर के दाने के समान होती है। यहां पर आप देखिए, ये इस जगह पे आप एक हरे कलर की चीज देख रहे हैं, तो ये मटर के दाने के समान। ठीक है, और कहां पर है, सर पे, इस जगह पे है, तो सर पे है, मटर के दाने के समान संरचना वाली ग्रंथि होती है। और पीयूष ग्रंथि को, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, क्योंकि ये बाकी ग्रंथियों पे क्या करती है, कंट्रोल करती है। ठीक है, अब देखिए, इस पिट्यूटरी ग्लैंड से जो जो हार्मोन्स निकलते हैं, अब उन हार्मोन्स की हम बात करने जा रहे हैं। तो पहला हार्मोन्स यहां पर अपन बात करेंगे तो वेसोप्रेसिन, वेसोप्रेसिन अथवा एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसको हम क्या कहते हैं, एडीएच हार्मोन करके भी जानते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में ये पढ़ते हैं कि ये वक्र नालिकाओं में, ठीक है, क्या वक्र नालिकाओं में जल के पुनरावशोषण में वृद्धि कर, अच्छा ये क्या होता है, जो वक्र होता है वो किडनी होती है दोस्तों। क्या होती है, किडनी होती है। तो वक्र नालिकाओं में जल का पुनरावशोषण करके मूत्र की मात्रा में क्या कर देता है, कमी कर देता है, तथा शरीर के कुछ भागों की रुधिर वाहिनियों को संकुचित करके रुधिर में भी जो ताप है, जो दाब है, प्रेशर है, ब्लड प्रेशर जो है उसको क्या कर देता है, बढ़ा देता है। इसकी कमी होने पर मूत्र के साथ जो टॉयलेट होता है उसके साथ जो वाटर है, पानी की अधिक मात्रा जो है वो बाहर निकल जाती है।
इस रोग को उदकमह, क्या उदकमह भी कहते हैं, ठीक है, जिससे बार बार पेशाब आता है और शरीर से अत्यधिक पानी जो है वो क्या होता है, निकल जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है क्या कंसेप्ट? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात कर रहे हैं ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है वो भी पिट्यूटरी से निकलने वाला हार्मोन है। ये गर्भावस्था में गर्भाशय की पेशियों के संकुचन को प्रेरित प्रसव पीड़ा उत्पन्न करता है। समझ लीजिए, जब भी प्रेगनेंसी टाइम होता है तो प्रेगनेंसी टाइम पर जो पेशियों का संकुचन होता है जिससे बच्चा बाहर निकलता है उसको संकुचित करती है, फैलाव लेती है, ताकि बच्चे को प्रेगनेंसी के टाइम पे वो बच्चा जो है वो बाहर आ सके। ठीक है, शिशु के जन्म के समय ग्रीवा को चौड़ा करता है और संकुचित करता है। साथ ही ये क्या करता है, दूसरा काम, दुग्ध ग्रंथियों में दूध स्त्रावण में भी सहायता करता है। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन के ये काम हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आप कर रहे हैं दोस्तों स्टेनोग्राफी की तैयारी, तो सारस्वत स्टेनो क्लासेस आपके लिए हो सकता है बेस्ट प्लेटफॉर्म। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड आपको यहां पर अवेलेबल है। अधिक जानकारी के लिए 9887060188 पर कॉल करके और अधिक जानकारी ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद हम बात करेंगे वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, जिसको हम जीएच हार्मोन, जीएच भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है। अब यहां पर इसका क्या नाम है, एसटीएच, सोमेटोट्रोपिक, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, जीएच या सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। ये हार्मोन ऊतकों और हड्डियों की वृद्धि को नियंत्रित करता है। ठीक है, जो ऊतक होते हैं, लिवर हो गया, बॉन हो गया, मसल्स हो गए, इनकी क्या है, वृद्धि को नियंत्रित करता है। ये शरीर की कोशिकाओं में आरएनए और डीएनए तथा प्रोटीन संश्लेषण को प्रेरित करता है। क्या क्या करता है, आरएनए हो गया, डीएनए हो गया और प्रोटीन संश्लेषण को प्रेरित करेगा। ऊतकों के क्षय को रोकता है। अल्प स्त्रावण से व्यक्ति बोना, अगर ये हार्मोन कम निकलेगा तो आदमी बोना और कमजोर होगा, जबकि अति स्त्रावण अगर होता है तो शरीर आनुपातिक क्या हो जाएगा, भीमकाय हो जाएगा। तो ये आपका कौन सा, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, जिसको एसटीएच भी कहते हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं एफएसएच, पुटिका प्रेरक हार्मोन या पिट्यूटरी ग्लैंड। चलिए इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। स्त्रियों में अंडाशयों की ग्राफियन पुटिकाओं की वृद्धि और विकास इसमें होता है। अंड जनन तथा मादा हार्मोन्स एस्ट्रोजेंस के स्त्रावण को प्रेरित करता है। यह पुरुषों में वृषण की शुक्र जनन नलिकाओं की वृद्धि तथा शुक्राणु जनन को प्रेरित करता है। ठीक है, तो प्रेगनेंसी रिलेटेड जो भी चीज हो गई कि जो अंडे और शुक्राणु के द्वारा जो जन्म होता है ओवरी के अंदर, जहां अंडा बनता है और उसमें शुक्राणु जाते हैं तो इंसान का जन्म होता है, तो उसी चीज को प्रेरक करने के लिए पुटिका प्रेरक हार्मोन एफएसएच, पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि किससे निकलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड में अब आगे आता है थायराइड प्रेरक हार्मोन टीएसएच। ये ध्यान दीजिएगा, थायराइड हार्मोन नहीं है, थायराइड प्रेरक हार्मोन है, जिसको हम कहते हैं टीएसएच, थायरोट्रोपिक हार्मोन। क्या, थायरोट्रोपिक हार्मोन इसका नाम है, हिंदी में इसको थायराइड प्रेरक हार्मोन कह सकते हैं। वैसे इसका नाम थायरोट्रोपिक हार्मोन है। ये थायराइड ग्रंथि की वृद्धि स्त्रावण क्रिया को क्या करता है, प्रेरित करता, प्रेरक करता है, उसको बूम करता है। इसके बाद आता है पीयूष ग्रंथि के अंदर ही प्रोलैक्टिन या मेमोट्रोपिक हार्मोन, जिसको हम क्या कहते हैं, एमटीएच हार्मोन कहते हैं। स्त्रियों में जब प्रेगनेंसी टाइम होता है, गर्भकाल के चलते अधिक मात्रा में स्त्रावित होकर ये स्तनों की वृद्धि करता है। उस टाइम पे जो स्तन होते हैं फीमेल के, उसमें क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। साथ ही शिशु जन्म के बाद ये दुग्ध के स्त्राव को भी क्या करने लगता है, प्रेरित करता है। नेक्स्ट आता है पिट्यूटरी ग्लैंड का ही एक और हार्मोन, जिसको कहा जाता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसको एलएच के नाम से भी जानते हैं।
और दोस्तों जब आप रिपोर्ट देखेंगे वहां पर आप देखेंगे कि एमटीएच, एलएच और इन सब की प्रोफाइल जांच होती है। सीबीसी जब अपन कराते हैं तो वहां पर ये देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ये हार्मोनिक जांच अगर होती है तो वहां से इनसे हमें पता चलता है। ठीक है, देखिए नर हार्मोन एंड्रोजेंस, नर में हार्मोन्स होते हैं एंड्रोजेंस के स्त्रावण को प्रेरित करता है और मादा हार्मोन्स एस्ट्रोजन के स्त्रावण को प्रेरित करता है। कौन सा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसको हम कहते हैं एलएच। ठीक है, नेक्स्ट आता है मानव हार्मोन्स के अंदर ही जो सेकंड पॉइंट है वो है थायराइड ग्लैंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बनते हैं पिट्यूटरी और थायराइड में से। तो थायराइड के बारे में हम समझते हैं कि थायराइड ग्लैंड क्या होता है। तो थायराइड ग्लैंड जो है को हम अवटु ग्रंथि भी कहते हैं। याद रखिएगा, अवटु ग्रंथि निम्न में से किसे कहा जाता है, उसमें 4 ऑप्शन आएंगे तो आपको क्लिक करना है थायराइड ग्रंथि। ठीक है, थायराइड ग्रंथि गले में जहां पर श्वास नली और कंठ आपस में मिलते हैं उसी के अधर तल पर पाई जाती है। ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड जो है वो कहां पर पाया गया, ये देखिए, ये तो श्वास नली हो गई आपकी। तो श्वास नली और कंठ जो है जहां आपस में दोनों मिलेंगे उसी जगह पर बीच में क्या पाई जाती है, आपकी थायराइड ग्रंथि पाई जाती है। थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्रंथ गुलाबी रंग की और एच आकार की होती है। यहां आप देख रहे गुलाबी रंग की और एच आकार की, कैसे देखो, ये एच हो गया क्या, नहीं हुआ, देखो ये एच हो गया, तो एच आकार की होती है, गुलाबी कलर की होती है। थायराइड ग्रंथि अन्य ग्रंथियों से बड़ी होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। इसका भार 25 से 30 ग्राम के बीच होगा और थायराइड ग्रंथि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में कुछ बड़ी होगी। और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी थायराइड का जो ग्रंथि है वो क्या हो जाती है, छोटी और कमजोर होती जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थायराइड ग्रंथि के अंदर 3 तरह के हार्मोन पाए जाते हैं। तो पहला हार्मोन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो थायरोक्सिन हार्मोन या ट्रेटा आयोडोथायरोनिन, जिसको हम कहते हैं T4। कभी भी थायराइड की अगर आपने जांच देखी होगी, नॉर्मली बहुत सब लोगों को करानी ही पड़ती है आज के टाइम पे। तो दोस्तों आपको मैं बता देता हूं कि जब भी आप थायराइड की जांच कराते हैं तो उसमें T4 T3 की जांच होती है। तो ये T4 T3 ही टेट्रा आयोडोथायरोनिन हो गया, थायरोक्सिन हार्मोन, और T3 को बोलते हैं ट्राई आयोडोथायरोनिन। ठीक है, और थायरोकैल्सिटोनिन जो है वो आयोडीन विमुक्त होती है, इसके बारे में अपन अभी चर्चा करेंगे। ये 2 आयोडीन के साथ होती है, इसीलिए इसमें आयोडो का यूज किया गया है और इसके अंदर आयोडीन का कोई वर्क नहीं होता है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो 3 हार्मोन थायराइड के होते हैं। ठीक है, T4 T3 और थायरोकैल्सिटोनिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम थायरोक्सिन हार्मोन या ट्रेटा आयोडोथायरोनिन T4 के बारे में यहां पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहली बात तो ये कि ये अमीनो अम्ल टायरोसिस और 65% आयोडीन से मिलकर बना होता है। अमीनो अम्ल और आयोडीन 65% इसमें आयोडीन होता है। तो आयोडीन की मात्रा इसमें यहां पर प्रचुरता आप समझ पा रहे हैं। तो T4 के यहां पर कार्य क्या है, ये उपापचय, मेटाबॉलिज्म श्वास लेने की जो प्रक्रिया है, पाचन की जो प्रक्रिया है उसको मेटाबॉलिज्म या फिर उपापचय कहते हैं, कि दर की क्रियाओं को गति का नियमन और कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाते हैं। तो गति को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, और जो कोशिकाओं का में ऊर्जा जो होती है उसको जनरेट करते हैं। ये जीवन की गति को बढ़ाता है। जीवन की गति को बढ़ाना मतलब जो ऑर्गन्स होते हैं उसको कंप्लीटली काम करने में प्रेरक रहता है। अनेक प्राणियों में थायरोक्सिन कायंत्रत के लिए भी आवश्यक होता है। ठीक है, तो ये हमारा कुछ T4 का यहां पर हमने पढ़ा। आगे बढ़ते हैं हम T4 के अंदर ही अल्प स्तर। अब देखिए T4 में जब अल्प स्त्रावण से होने वाले रोग, भोजन में आयोडीन की कमी होने पर अल्प स्त्रावण होता है। पहली बात ये समझ लीजिए आयोडीन मिलता कहां से है, तो आयोडीन सबसे ज्यादा मिलता है दोस्तों नमक में से। ठीक है, इसके अलावा आयोडीन जो होता है दोस्तों वो आपके दूध में भी मिलेगा, पानी, पीने का पानी जो होता है उसमें भी आयोडीन की मात्रा मिलती है। ठीक है,
तो लेकिन मेनली जो इसका पार्ट है वो हमें नमक जो होता है वो पार्ट होता है। तो आयोडीन की अगर कमी होगी तो उस अल्प स्त्रावण अगर होगा तो क्या क्या किस तरह के रोग होते हैं। तो T4 अल्प स्त्रावण से होने वाले जो रोग है वो उसमें हम पहला रोग पढ़ने जा रहे हैं और वो है जड़बामंता। ठीक है, जड़बामंता जिसको हम कहते हैं क्रेटिनिज्म। देखिए क्या होता है क्रेटिनिज्म के अंदर, जब ये रोग शिशु अवस्था में थायरोक्सिन हार्मोन्स के अल्प स्त्रावण के कारण होता है। इसमें बच्चे क्या होते हैं, एक तो बोने हो जाते हैं, छोटे बच्चे पैदा होते हैं। ठीक है, ऐसे बच्चों का सिर होता है बड़ा, त्वचा होगी मोटी, त्वचा होगी, शुष्क होगी। ठीक है, और तोंद जो होती है, जो पेट होता है दोस्तों, वो क्या होगा, ऑटोमेटिक ज्यादा निकला हुआ होता है। इनके होठ जो होते हैं वो दोस्तों वो होठ मोटे होते हैं और इनका जो जननांग पार्ट है वो अल्प विकसित होता है। ठीक है, जिह्वा इनकी मोटी होती है, एक तरह से ये प्रजनन क्षमता इनकी जो होती है वो कम होती है। तो ये कुछ पार्ट हैं किसमें, क्रिटिनिज्म में, जहां पर बच्चा नपुंसक भी पैदा होता है, छोटा पैदा होता है, मोटे मोट होते हैं। तो इस तरह की जो बीमारी है वो T4 की कमी के कारण होती है। नेक्स्ट लेते हैं कि T4 के अल्प स्त्रावण में जो दूसरी बीमारी है वो होती है मिक्सीडिमा। मिक्सीडिमा बीमारी के बारे में हम पढ़ लेते हैं। ये रोग वयस्कों में होता है। जो जड़वाता वाला जो पार्ट था वो किसमें था, बच्चों में था, जड़वामंता। और जो मिक्सीडिमा पार्ट है वो किसमें है, वयस्कों के अंदर है दोस्तों। तो थायराइड के अल्प स्त्रावण से ये होता है। इसमें त्वचा के नीचे श्लेष्म का जमाव होता है जिससे जो गला है या जो जगह है वो मोटी हो जाती है, एक मोटा स्तर बन जाता है, इससे शरीर फूला हुआ सा दिखाई देने लगता है। ठीक है, बालों का झड़ना, त्वचा का पीलापन, खुरदरापन, आवाज धीमी भारी हो जाएगी, धीमी हो जाएगी, ठंडा सहन करने की क्षमता घट जाएगी, मतलब ठंड अत्यधिक लगेगी, जनन क्षमता की कमी हो जाएगी, नपुंसक हो जाएगा, जनन क्षमता की कमी दिखाई देने यहां पर लगती है। तो ये हो गया आपका मिक्सीडिमा। नेक्स्ट आते हैं जो T4 की कमी के कारण ही, अच्छा T4 इसको इसलिए कहा जाता है दोस्तों, इसमें परमाणुओं की 4 संख्या होती है। और T3 जो होता है वो इसीलिए कहा जाता है कि उसमें परमाणुओं की 3 संख्या होती है, ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा। तो T4 से सामान्य घेंगा या गलगंड रोग होता है जिसको सिंपल गोइट्रिक कहते हैं। थायराइड ग्रंथि के बड़ी होकर फूलने को ही घेंगा रोग कहते हैं। तो जो थायराइड ग्रंथि होती है वो बड़ी होकर क्या है, फूल जाती है, बहुत ज्यादा मात्रा में फूल जाती है और उसी को क्या कहते हैं, घेंगा रोग कहते हैं। इसमें गर्दन फूलकर मोटी कॉलर जैसी दिखाई देने लगती है। कभी कभी ये रोग किसी क्षेत्र विशेष में जल, मिट्टी, आयोडीन की कमी के कारण अधिकांश जनता में हो जाता है, तब उस क्षेत्र को घेंगा क्षेत्र कहते हैं। और ज्यादातर ये घेंगा क्षेत्र जो होते हैं वो पहाड़ी इलाकों में होते हैं दोस्तों। जहां पर पहाड़ी इलाके होंगे वहां पर आपको ये घेंगा रोग के जो मरीज हैं वो ज्यादातर आपको देखने को मिलते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। आगे बढ़े, थायरोक्सिन हार्मोन से T4 में अब जो आगे आता है वो है हाशीमोटो का रोग। हाशीमोटो क्या चीज है देखते हैं। शरीर में जब थायरोक्सिन हार्मोन की अत्यधिक कमी हो जाएगी तो यह रोग होगा, सीधी बात है। इस रोग में थायराइड ग्रंथि का स्त्राव कम हो जाता है। स्त्राव को बढ़ाने के लिए अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, जो थायराइड ग्रंथि है उसका स्त्राव क्या हो गया, वो कम हो गया। ठीक है, अब इसके लिए औषधीय शरीर में एंटीजन का काम करने लगती है। आप सीधी बात है, यहां पर मेडिसिन लेंगे तो एंटीजन का काम करेगी तथा इनको नष्ट करने के लिए शरीर में एंटीबॉडीज बनाने लगेगी। भाई हम दवाई लेते क्यों, एंटीबॉडीज बनाने के लिए। तो ये थायराइड को नष्ट कर देती है और इसीलिए ये थायराइड की आत्महत्या, सुसाइड ऑफ थायराइड भी कहते हैं। तो हाशीमोटो का जो रोग है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है थायराइड की आत्महत्या या सुसाइड ऑफ थायराइड। तो आगे से अगर कोई पूछता है सुसाइड ऑफ थायराइड क्या है, तो हाशीमोटो डिजीज जो है वो आपकी रहेगी। और ये किसके कमी के कारण होती है, T4 की कमी के कारण होती है। T4 जो होता है दोस्तों वो हमें प्रतिदिन 100 से 200 माइक्रोग्राम आयोडीन की आवश्यकता होती है। अगर ये नहीं होगी तो हमें T4 की बीमारी जो है वो ग्रसित हो सकते हैं। ठीक है, थायराइड हार्मोन्स को अधिक स्त्राव से उपापचय क्रिया, उपापचय मेटाबॉलिज्म मैंने आपको बताया था, क्रियाओं की गति तेज हो जाती है
जिससे रुधिर का दाब, ब्लड प्रेशर जो होता है, हृदय स्पंदन दर जो हार्ट बीट होती है, ग्लूकोज का अवशोषण, ऑक्सीजन की खपत आदि क्या होने लग जाती है, बढ़ जाती है, जिसके कारण घबराहट होगी, दिल की धड़कन तेज होगी, चिड़चिड़ापन होगा, आंखें बाहर निकली हुई होगी, पसीना अधिक आएगा और हाथ पैरों में कपकपी छूटने लगेगी। तो ये जो है वो हमारे T4 की कमी के कारण होता है। चलिए आगे देखते हैं। थायरोक्सिन हार्मोन ये तो हो गया जो कमी है उसके कारण। अब अति स्त्रावण होने पर, ज्यादा होने पर क्या होगा? तो पहली चीज तो घेंगा, इस रोग में नेत्र गोलक के नीचे श्लेष्म संचित होने के कारण वे बाहर की ओर उभर आते हैं। तो मेन चीज जो होती है, जो नेत्र गोलक होते हैं ये मोटे हो जाते हैं और बाहर की ओर निकल जाते हैं। तो एक तो ये सबसे इसकी बड़ी विशेषता होती है, ठीक है। इसी में अति स्त्रावण होने पर ग्रेव का रोग होता है दोस्तों। ग्रेव का रोग क्या चीज है वो देखिए। इस रोग में थायराइड ग्रंथि का जो आकार है वो बढ़ जाता है, उसको हम ग्रेव का रोग कहते हैं। प्लूमर का रोग, इस रोग में थायराइड ग्रंथि में जगह जगह क्या बन जाती है, छोटी छोटी गांठ बन जाती है, और इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, प्लूमर डिजीज कहते हैं। और प्लूमर डिजीज कब होगी? जब T4 की जब अत्यधिक मात्रा आने लगेगी, ठीक है। इसके बाद अब T4 अपन पढ़ चुके हैं, अब T3 की बात करने जा रहे हैं। मैंने आपको बताया परमाणुओं की संख्या 3 होती है, इसीलिए इसको और इसमें जो आयोडीन है ये आयोडीन युक्त होते हैं। तो इसमें आयोडीन के 3 परमाणु होते हैं, उसमें आयोडीन के कितने परमाणु होते हैं? 4। इसके कार्य तथा रोग आदि भी थायरोक्सिन के भांति ही होते हैं, ठीक है। जो T4 में वो T3 है, लेकिन T3 ज्यादा घातक होता है T4 से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थायरोकैल्सिटोनिन इस स्ट्रोमा से संश्लेषित होने वाला आयोडीन रहित हार्मोन है। मतलब इस हार्मोन के अंदर आयोडीन के परमाणु नहीं होते हैं। यह रुधिर में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है और हड्डियों के निर्माण को प्रेरित करता है। यहां तक मैं समझता हूं आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ट्राई आयोडोथायरोनिन और थायरोकैल्सिटोनिन, यहां पर ये इसके जो 3 प्रकार हैं वो हम पढ़ चुके हैं। चलिए थर्ड पार्ट आता है मानव हार्मोन्स में पैराथायराइड ग्रंथि के बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो पैराथायराइड ग्रंथि क्या चीज है देखते हैं। ये थायराइड ग्रंथि से लगी अंडाकार ग्रंथि होती है। देखिए जो पैराथायराइड ग्रंथि है वो क्या होगी? पहली बात तो अंडाकार ग्रंथि होती है, जैसे ये अंडाकार ग्रंथि के रूप में होती है, ठीक है। ये 2 जोड़ी होती है, ये एक जोड़ी, ये एक, ये जोड़ी है, 2 जोड़ी होती है। पैराथायराइड ग्रंथि थायराइड ग्रंथि के पृष्ठतल तल पर धसी हुई रहती है, ठीक है। जैसे यहां पर ये इस तरीके से जो पार्ट में धसी हुई होगी, तो थायराइड ग्रंथि के पृष्ठतल पर धसी रहती है। पैराथायराइड ग्रंथि आकार में लगभग 6 से 7 मिमी लंबी तथा 3 से 4 मिमी चौड़ी होती है। तो यहां पर जैसा कि हम देख चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब पैराथायराइड ग्रंथि के जो हार्मोन्स हैं वो 2 होते हैं, पैराथार्मोन और दूसरा होता है कैल्सिटोनिन हार्मोन, ठीक है। अब इन 2 हार्मोन के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। तो पैराथायराइड ग्रंथि का पहला हार्मोन पैराथॉर्मोन सॉरी पैराथॉर्मोन जो है को कोलिप हार्मोन भी कहते हैं, याद कर लीजिएगा, क्योंकि कोलिप नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की है, तो इसका नाम कोलिप हार्मोन भी इसको कहा जाता है। तो ये आपको याद होना चाहिए। फास्फेट के उत्सर्जन में ये वृद्धि करता है। रुधिर में कैल्शियम और फास्फेट आयनों की मात्रा का नियमन करके, मतलब कंट्रोल करके, शरीर के अंतः वातावरण में होमियोस्टेसिस को बनाए रखता है, मतलब संतुलित रखता है, ठीक है। आंत्र क्या होती है? आंत या आंत्र बोलते हैं इसको, इंटेस्टाइन बोलते हैं दोस्तों। तो इंटेस्टाइन द्वारा जो कैल्शियम के अवशोषण तथा वृक्क क्या होता है, किडनी होती है, तो द्वारा इसका पुनर्वशोषण में वृद्धि करता है। तो देखिए जो कैल्शियम होगा वो इंस्टेटाइन तो क्या करेगा, अवशोषित करेगा, और जो किडनी होगी वो इसको पुनर्वशोषण
मतलब उत्सर्जित बाहर की तरफ निकालती है। तो ये आपका पैराथॉर्मोन का कार्य हो गया। अब देखिए पैराथॉर्मोन ये अस्थियों, इसके और आगे पॉइंट, ये अस्थियों की वृद्धि करता है। तो अस्थियों की वृद्धि करने में पैराथॉर्मोन का रोल रहेगा। दांतों के निर्माण को कंट्रोल करने का काम भी कौन करता है? पैराथॉर्मोन। नई अस्थियों के अनावश्यक भागों को विघटित करता है। जो नई अस्थियां होती है उसके जो अनवांटेड पार्ट है उसको डिमोलिश करता है। पेशियों को क्रियाशील बनाए रखने में मददगार होता है पैराथायराइड ग्रंथि का पैराथॉर्मोन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पैराथॉर्मोन की कमी होने पर उत्तक तरल, जिसको हम ECF भी कहते हैं, में कैल्शियम की मात्रा कम और फास्फेट की मात्रा क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है। तो ECF में कैल्शियम की मात्रा को कम करता है और फास्फेट की मात्रा को अगर कोई बढ़ाता है तो वो कौन है? पैराथॉर्मोन। पैराथॉर्मोन की कमी होने पर हाइपोकैल्सीमिया, क्या? हाइपोकैल्सीमिया और हाइपोफास्फेटिमिया रोग हो जाता है। अब देखिए कैल्शियम और फास्फेट का ही तो कंट्रोल करता है, अगर वही चीज की कमी होगी तो इसमें क्या होगा? कैल्सीमिया और फास्फेटमिया दोनों ही हो जाएंगे। ये एक तरह से रोग है। आगे बढ़ते हैं। पैराथॉर्मोन की कमी से रोग, ठीक है, इसमें पेशियों और तंत्रिकाओं में अनावश्यक उत्तेजना बढ़ के कारण पेशियों में ऐठन होने लगती है। जो हमारी मांसपेशियां होती है उसमें ऐठन होगी, कंपन होने लगेगा, रोंगटे खड़े होने लगेंगे। रोंगटे कौन से? जो हाथ में बिल्कुल बारीक बाल होते हैं। पसीना आने लगेगा, हाथ पे ठंडे हो जाएंगे। और इस रोग को हम क्या रोग का नाम कहेंगे? टीटेनी रोग कहेंगे। और टीटेनी रोग जो होता है दोस्तों वो पैराथॉर्मोन की कमी के कारण होता है। ठीक है, बचपन में अल्प स्त्रावण से शरीर की वृद्धि रुक जाएगी। अगर बचपन में ये अल्प स्त्रावण हो रहा है तो क्या होगा? शरीर की वृद्धि रुक जाएगी। दांत, हड्डी, बाल और मस्तिष्क का पूरा विकास नहीं हो पाएगा और बच्चा मन बुद्धि और अल्प विकसित बच्चा जो है वो बनेगा। तो इसलिए पैराथॉर्मोन का जो यहां पर यूजेस है वो बताया गया है। अब देखिए ये तो था कमी पे, लेकिन जब अधिकता हो जाए तो क्या होगा? पैराथॉर्मोन की अधिकता से रोग, पैराथॉर्मोन की अधिकता से ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। बीमारी का नाम है ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है, जिसमें ओसिन प्रोटीन के मैट्रिक्स के गल जाने से हड्डियां कमजोर और भंगुर हो जाती है। तो दोस्तों आपने कई बार देखा होगा कि कई बच्चे होते हैं जो शायद 16-17 साल तक इनका जीवन होता है ऑलमोस्ट। तो इन बच्चों की हड्डियां बहुत कमजोर होती हैं और अगर आपने उनके हाथ को पकड़ के भी उठा दिया तो उनकी हड्डियों का जो चूड़ा हो जाता है, हड्डियां टूट जाती है। तो ये लोग खड़े नहीं हो पाते हैं, एक जगह लेटे रहते हैं। तो ये बहुत गंभीर बीमारी है ऑस्टियोपोरोसिस, और ये पैराथॉर्मोन की जो अधिकता होती है उसके कारण होता है। और इसमें हड्डियां जो है शरीर की वो कमजोर और भंगुर, भंगुर मतलब कच्ची कचकड़ी सी की, उसको पकड़ के अगर दबा दिया जाए तो वो टूट के चूरा हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैल्शिटोनिन हार्मोन्स की बात कर रहे हैं। ये पैराथॉर्मोन के विपरीत कार्य करता है, अस्थियों के विघटन को कम करता है तथा मूत्र में कैल्शियम के उत्सर्जन में क्या करता है दोस्तों? वृद्धि करता है। कैल्शिटोनिन हार्मोन की कमी या अधिकता से रुधिर में जो ECF होता है उसमें हाइपोकैल्सीमिया और हाइपोफॉस्फेटिमिया की स्थिति होती है, जिसमें दांतों के निर्माण के लिए कैल्शियम और फास्फोरस की कमी हो जाती है तथा अधिकता होने पर ECF में हाइपरकैल्सीमिया तथा हाइपोफॉस्फेटिया जैसी अस्थियां कोमल तथा टेढ़ी हो जाती हैं। तो इस बात का हमें यहाँ पर ध्यान देना है। कैल्शिटोनिन जो है वो हड्डियों से रिलेटेड होगी कि हड्डियां जो है वो क्या हो जाती है? कोमल और टेढ़ी हो जाएगी अगर इसकी अधिकता रहेगी, और अगर कम होंगे तो दांत जो है वो कमजोर बनेंगे। आगे बढ़ते हैं। मानव हार्मोन्स का चौथा अधिवृक्क ग्रंथि, ठीक है, जिसको हम एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। तो यहां पर अधिवृक्क एड्रिनल ग्लैंड जो है आपके देख रहे हैं ये किडनी, ये यहाँ पर 2 किडनी होती है जो सबसे महंगी होती है, और हर आदमी को ये लगता है कि चलो कुछ नहीं होगा तो एक दिन किडनी तो बिक ही जाएगी। तो दोस्तों यही वो किडनी वाला पार्ट है जिसको आदमी एक तरह से FD समझ के जिंदगी में चल रहा होता है। और यहाँ पर जो इसके ऊपर देखिए ये टॉप जैसा कुछ यहाँ पर आप देख पा रहे हैं,
यही है अधिवृक्क ग्रंथि, जिसको हम बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड के बारे में अब हम चर्चा करते हैं दोस्तों। तो अधिवृक्क ग्रंथि जो होती है वो 4 से 6 ग्राम भार की होती है, टोपी सदृश जैसी होती है, टोपी के जैसी होती है, वो अपन देख चुके हैं। अब देखिए इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो होता है कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स लगभग आपके 80% कॉर्टेक्स इसके अंदर पाया जाता है, और एक होता है मेड्यूला, जो कि अंदर की तरफ होता है, ये 20% मेड्यूला होता है, और कॉर्टेक्स कितना होता है इस जो टोपी होती है इसके अंदर, वो कॉर्टेक्स होता है 80% एंड मेड्यूला होता है 20%। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एड्रीनल कॉर्टेक्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो एड्रीनल ग्रंथि का परिधीय भाग है, ये पीले रंग का होता है। ठीक है, कौन से रंग का होता है दोस्तों? ये पीले रंग का होता है, और इससे 3 तरह के ग्लूकोज जो है वो हार्मोन्स है वो निकलते हैं। अब 3 हार्मोन्स कौन से हैं? एक तो है लिंग हार्मोन, दूसरा है ग्लूकोज नियंत्रक हार्मोन। ग्लूकोज, ये ग्लूकोज गलत है, इसको आप ग्लूकोज कर लीजिएगा दोस्तों। ग्लूकोज नियंत्रक हार्मोन, या फिर इसको हम बोलेंगे ग्लूको कॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, और खनिज नियंत्रक हार्मोन जिसको हम बोलेंगे मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, तो ये आपके 3 हार्मोन्स यहां पर है। अब इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला लिंग हार्मोन। ठीक है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलने वाला है, लिंग हार्मोन होता है। मैंने कॉर्टेक्स बता दिया, जो बाहर का पार्ट होता है वो कॉर्टेक्स होता है, अंदर का मेड्यूला होता है। यहां पर देखिए एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो लिंग हार्मोन है कि उसकी की कोशिकाएं स्त्री और पुरुष में ही नर और मादा दोनों प्रकार के लिंग हार्मोन स्रावित करती है। सामान्यतः लिंग हार्मोन पेशियां और जनन अंग यौन व्यवहार के विकास को प्रेरित करता है। ठीक है, तो ये वाली चीज हो गई, जो लिंग हार्मोन्स जो होते हैं उसको इफेक्ट करता है। कौन सा? लिंग हार्मोन। ठीक है, दूसरा आता है ग्लूकोज नियंत्रक हार्मोन या ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ठीक है, अब देखिए ये हार्मोन ग्लूकोज वसा प्रोटीन के उपापचय को नियंत्रित करता है। क्या करता है? वसा प्रोटीन के उपापचय को। इसमें कॉर्टिसोल तथा कॉर्टिस्टेरोन मुख्य है। ये लाल रुधिरनाव जो आरबीसी होती है, और श्वेत रुधिरनाव मतलब ये जो रेड ब्लड सेल होते हैं उसको तो बढ़ाते हैं, और व्हाइट ब्लड सेल को क्या करती है? व्हाइट ब्लड सेल की कमी करती है। तो ये है ग्लूकोज नियंत्रक हार्मोन्स। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करेंगे अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रिनल कॉर्टेक्स, खनिज नियंत्रण हार्मोन्स जिसको हम बोलते हैं मिनरलोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ठीक है, रुधिर में खनिज आयनों की सांद्रता को नियंत्रित रखते हैं। इसमें एल्डोस्टेरोन मुख्य है। इसे लवण प्रतिधारक हार्मोन भी कहते हैं, एज इट इज लाइन याद कर लीजिए। तो ये है खनिज नियंत्रक हार्मोन। बस इसमें यही होगा कि ये खनिजों को कंट्रोल करने में मदद जो है शरीर में करता है, और इसका जो स्त्रावण होता है मिनरलोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का, सीधी बात है स्टेरॉइड्स जो भी होंगे वो किससे होंगे? अधिवृक्क या एड्रिनल ग्लैंड से होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव हार्मोन्स में अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रिनल मेड्यूला। अब ये मेड्यूला की बात हो रही है, जो अंदर वाला पार्ट है दोस्तों, उसकी बात हम कर रहे हैं। एड्रिनल जो मेड्यूला है, एड्रिनल ग्रंथि का केंद्रीय या अक्षीय सेंट्रल पार्ट होता है। ये भूरा लाल रंग का होता है, जैसे यहां पर आप देख पा रहे हैं। ठीक है, और इससे अब बनते हैं 2 हार्मोन। एक होता है एड्रिनोलिन या एपिनेफ्रिन, और दूसरा होता है नॉन एड्रिनोलिन या इसको नॉर की जगह नॉन कर दीजिएगा, एपिनेफ्रिन। ठीक है, तो ये 2 हार्मोन्स यहां से निकल रहे हैं। अब इसके बारे में हम थोड़ी सी यहां पर चर्चा करेंगे। तो मानव हार्मोन्स में हम पढ़ रहे हैं एड्रिनल ग्लैंड्स, और एड्रिनल ग्लैंड्स में कॉर्टेक्स के बाद में हम मेड्यूला के बारे में यहां पर पढ़ रहे हैं। तो एड्रिनलिन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये हार्मोन अनुकंपी तंत्रिका तंत्र से नियंत्रित होने वाली क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ठीक है, ये आरेखित पेशियों को उत्तेजित कोशिकाओं की दीवार सिकुड़ जाती है, इससे रुधिर दाब बढ़ जाता है, हृदय धड़कन तीव्र हो जाती है, आंखें चौड़ी और फट जाती है। मैं इसके बारे में आपको बता देता हूं। देखिए यहां पर आप देखिएगा कि जब भी कोई बड़ा कोई टेंशन होता है,
ठीक है। एस्ट्रॉइड आपको पता होगा, एस्ट्रॉइड कब लिए जाते हैं, उसमें एड्रेनलिन हार्मोन को ही स्रावित करने के लिए एस्ट्रॉइड दिए जाते हैं जब आप कोई बीमारी से ग्रसित होते हैं और इंस्टेंट रिलीफ के लिए आपको एस्ट्रॉइड दिया जाता है। उसी प्रकार दोस्तों संकटकालीन स्थिति, जैसे आपके पीछे एकदम से कुत्ता भागने लगा तो आपने एकदम से एक एडिशनल एनर्जी आ जाती है कि आप भाग पाते हो। अदरवाइज आप एक एग्जांपल भी था कि उसमें एक बहुत बड़ा पत्थर एक इंसान पे गिर जाता है और उसको नहीं पता होता कि वो उससे 2 या 3 गुना, मान लीजिए कोई 90 किलो का व्यक्ति है और उस पे अगर मान लीजिए 200 किलो का पत्थर गिर गया है, तो ऐसे में कभी कभी ये एड्रेनलिन हार्मोन इतना स्रावित हो जाता है कि वो उस पत्थर को हटा देता है। तो यही चीज होती है कि एड्रेनलिन हमें संकटकालीन परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार करता है। मानसिक तनाव की स्थिति में भी एड्रेनलिन हार्मोन की मात्रा उत्पन्न होती है। गुस्से या डर के समय उत्पन्न होने वाला हाव भाव भी एड्रेनलिन हार्मोन के कारण ही उत्पन्न होता है। और इस बात का ध्यान रखिएगा, जब भी यह हार्मोन स्रावित होता है तो दिमाग सोचना बंद कर देता है। इसीलिए गुस्सा आने पर एड्रेनलिन हार्मोन जो है वो एक्टिव होता है और एक्टिव होने के बाद में दिमाग सही या गलत का यूज नहीं कर पाता है। और इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप कभी भी गुस्सा नहीं करें, क्योंकि गुस्सा होने पर आप कभी भी सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। दांत निकालने के पश्चात मसूड़ों से बहने वाले खून को रोकने के लिए भी दंत चिकित्सक एड्रीनेलिन का ही उपयोग करते हैं। तो जब दांत निकाल देंगे और उसके बाद जो खून होता है, ब्लड होता है, उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, एड्रीनेलिन का ही उपयोग जो है करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एड्रेनलिन ग्लैंड से ही जो एड्रिनल मेड्यूला है उसका हमने पढ़ा था, एक तो एड्रीनेलिन था, एक नॉन एड्रीनेलिन था। अब नॉन एड्रीनेलिन या नॉन एपिनेफ्रिन से हृदय की गति तीव्र नहीं होती है। जैसे ये उल्टा हो गया, उसमें हृदय की गति तेज हो जाती थी, आंखें चौड़ी हो जाती थी, सोच क्षमता बंद हो जाती थी। तो इसमें कोई बीपी नहीं बढ़ रहा है, कोई हार्ट बीट नहीं बढ़ रही है। इसकी उपस्थिति में रुधिर की जो वाहिनियां नलियां होती है वो क्या हो जाती है, ब्रॉड हो जाती है, फैल जाती है। तो ये काम करता है नॉन एड्रेनलिन। ठीक है, चलिए अब अधिवृक्क ग्रंथियों में जो एड्रीनल हार्मोन्स के अल्प स्त्रावण अगर होते हैं, मतलब इस जो एड्रीनल हार्मोन अगर कम स्त्रावित होगा तो क्या होगा, उससे एडिशन रोग होगा। एड्रीनल हार्मोन्स की कमी से एडिशन का रोग होता है। इसमें सोडियम और जल की मात्रा जो है उत्सर्जन हो जाने से शरीर में निर्जलीकरण हो जाता है और रक्त दाब घट जाता है। पानी की कमी हो जाएगी, पानी की कमी से जो ब्लड प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो एडिशन रोग जो होता है उसमें पानी की कमी और हार्ट बीट जो जो ब्लड प्रेशर है वो क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एड्रिनल हार्मोन के अल्प स्त्रावण से ही एक और रोग होता है और उसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया जो है उसकी कमी से रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाती है दोस्तों, कम हो जाती है, जिससे जिससे क्या होगा, हृदय की पेशियां, मस्तिष्क तथा यकृत की क्रियाएं शिथिल हो जाती है, स्लो हो जाती है, शरीर का तापमान घट जाता है और उपापचयी दर जो पाचन प्रक्रिया है वो बहुत कम हो जाती है और इससे मृत्यु का खतरा भी दोस्तों हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब एक और अपन करते हैं, इसी में अल्प स्त्रावण से होने वाला तीसरा रोग है कौन्स रोग। कौन्स रोग के बारे में दोस्तों हम यहां पर चर्चा करेंगे। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स जो खनिजों का अपन ने पढ़ा था कि कमी से उत्पन्न यह रोग सोडियम तथा पोटेशियम का संतुलन बिगड़ जाने से होगा। सोडियम और पोटेशियम का संतुलन बिगड़ने से होगा। इसमें तंत्रिकाओं की गड़बड़ी होकर पेशियां अकड़ जाती है तथा मनुष्य की क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। तो तंत्रिकाओं की गड़बड़ी होने से, पेशियों के अकड़ने से क्या हो जाएगी, मनुष्य की मृत्यु हो जाएगी। और ये रोग कौन सा है, कौन्स रोग है। कौन्स रोग के बारे में हम और पढ़ते हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स नष्ट होने पर व्यक्ति की तुरंत मृत्यु हो जाती है, क्योंकि मूत्र के साथ, टॉयलेट के साथ में सोडियम का अत्यधिक उत्सर्जन होने लगता है। इसलिए एड्रिनल ग्रंथियों के हार्मोन को जीवन रक्षक हार्मोन भी कहते हैं। और जीवन रक्षक हार्मोन क्यों, क्योंकि टॉयलेट से सोडियम का अत्यधिक उत्सर्जन होने से वो रोकता है और वो आपके जीवन को बचाने में सहयोग करता है। तो कौन्स रोग के बारे में हमने यहां पर पढ़ा। आगे बढ़ते हैं। एड्रिनल हार्मोन के अब अति स्त्रावण होने पर क्या होगा, तो एड्रिनल हार्मोन के अत्यधिक स्त्रावण होने पर रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे क्या होगा, डायबिटीज हो जाएगा। ठीक है, तो रक्त में जब शर्करा, यहां पर आप चीनी मान लीजिए, ये व्हाइट सेल्स जो है तो नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज है,
और ये हाई ब्लड ग्लूकोज है। जब हाई ब्लड ग्लूकोज हो जाएगा ब्लड में, शर्करा की मात्रा जब बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, डायबिटीज जो है दोस्तों वो यहां पर हो जाएगा। तो ये नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज हो गया और ये हाई ब्लड ग्लूकोज हो गया, मतलब यहां पर आपको डायबिटीज जो है वो हो जाएगी। किसके कारण, हाइपर ग्लाइसीमिया के कारण डायबिटीज जो है वो होती है, मधुमेह रोग जिसको हम कहते हैं। इसी के बाद आगे चलते हैं, इसी में अति स्त्रावण होने पर एक और रोग होता है जिसको हम कहते हैं कुशिंग रोग। ठीक है, कुशिंग रोग क्या है, वृक्ष भाग में, ठीक है, वृक्ष भाग क्या होता है, जो सीना होता है हमारा, तो वृक्ष भाग दोस्तों, तो वृक्ष भाग के अंदर, ठीक है, असामान्य स्थानों पर वसा के जमाव से शरीर भूंडा हो जाता है। जैसे एक जगह वो हो गया और ये फूल गया, तो ये इसको हम कहते हैं ना, ये किस तरह का भोंडा व्यक्ति है, तो भोंडा हो जाता है, इससे कुशिंग का रोग कहते हैं। स्त्रियों के चेहरे पर दाढ़ी और मूंछ उग आती है, इस रोग को कुशिंग सिंड्रोम कहते हैं। तो इसी रोग के अंदर जैसे फीमेल के चेहरे पे कभी कभी आपको दिखेंगे कि दाढ़ी उग जाती है, आवाज मोटी हो जाती है, तो ये भी किसके कारण होता है दोस्तों, कुशिंग रोग के कारण होता है। तो यहां पर एड्रेनोलैंगिक सिंड्रोम जो है वो लड़कियों में लड़कों जैसे लक्षणों का विकास करता है, बांझपन हो जाता है। इस अनियमितता को एड्रेनोलैंगिक सिंड्रोम कहा जाता है। ठीक है, इस हार्मोन के अत्यधिक स्त्राव की स्थिति में मादा में नर जननांग बनने लगते हैं। क्या बनने लगते हैं, मादा के अंदर नर जननांग बनने लगेंगे दोस्तों। एक से, ठीक है, इसको मादा आभासित उभयलिंगता भी कहते हैं। ट्रांसजेंडर जैसे जो फॉर्मेट होते हैं वो यहां पर आने लगते हैं लड़कों में या लड़कियों में। ये इसकी जो लड़कियों के अंदर लड़कों जैसे लक्षण जो है वो यहां पर दिखने लगते हैं, और इस बीमारी को हम कहते हैं एड्रेनोलैंगिक सिंड्रोम। ठीक है, और एड्रेनोलैंगिक सिंड्रोम अगर पूछा जाता है दोस्तों किसकी कमी के कारण या सॉरी किसकी अधिकता के कारण हुए हैं, तो एड्रिनल हार्मोन्स की अधिकता के कारण ये बीमारी जो है वो होती है। नेक्स्ट आता है ह्यूमन हार्मोन्स का ही थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्लैंड के बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं। थाइमस ग्लैंड के बारे में देखिए क्या पढ़ना है कि थाइमस ग्रंथि जो होती है, थाइमस ग्रंथि ट्रेकिया के इधर उधर हृदय के ठीक आगे स्थित होती है। ये गुलाबी रंग की होती है, चपटी होती है और द्विपालित मतलब दो तरफ बनी हुई ग्रंथि होती है। ठीक है, तो कहां पर, चेस्ट के पास में। ठीक है, आप यूं अगर खड़े होते हैं तो लेफ्ट जहां पर मेरा ये लोगो है सारस्वत डिजिटल क्लासेस का, उस जगह पे क्या होता है, आपका हार्ट होता है। ठीक है, तो देखिए ये हृदय के ठीक आगे की तरफ होती है। तो यहाँ पर जो इतना छोटा सा हार्ट नहीं होगा, ये हार्ट इस तरीका का होता है। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो अपना हार्ट धड़कता है, तो इसके जस्ट आगे की तरफ क्या होती है आपकी जो थाइमस ग्रंथि होती है वो होती है गुलाबी रंग की होती है, और द्विपालित ग्रंथि होती है। द्विपालित ग्रंथि कैसे दोस्तों वो भी समझिए। देखिए द्विपालित मतलब ये देखो, ये और ये द्विपालित ग्रंथि हुई। मनुष्य में यौवनावस्था के पश्चात, यौवन अवस्था के पश्चात मतलब जब जवानी धीरे धीरे खत्म होने लगती है, तो ये धीरे धीरे छोटी होकर तंतु सदृश डोरी के रूप में रह जाती है, और कभी कभी ये पूर्णता समाप्त भी हो जाती है। तो ये कौन सी ग्रंथि है, थाइमस ग्रंथि, जो कि बुढ़ापे के साथ कभी कभी समाप्त हो जाती है। ऐसी ग्रंथि का नाम क्या है, वो थाइमस ग्रंथि कहलाती है। ठीक है, थाइमस ग्रंथि की अपन जगह देख ही चुके हैं। थाइमस ग्रंथि के जो हार्मोन है अब उस पर काम करते हैं। थाइमस ग्रंथि से थाइमोसिन, कौन सा, थाइमोसिन नामक प्रमुख हार्मोन का स्त्रावण होता है। इसके अतिरिक्त जो थाइमस ग्रंथि होती है वो टीएचएफ, टीएफ और थाइमोपोइटिन, थाइमोपोइटिन नामक पदार्थों का स्त्रावण करती है। टीएचएफ की अगर कभी फुल फॉर्म आ जाती है तो आपको पता होना चाहिए, थाइमिक ह्यूमरल फैक्टर, थाइमिक ह्यूमरल फैक्टर। और टीएफ जो है वो होगा टाइमिक फैक्टर, टाइमिक फैक्टर या टाइमिक तत्व। आगे बढ़ते हैं, मानव हार्मोन्स थाइमस ग्रंथि के बारे में। तो थाइमोसिन जो हार्मोन है शिशु के शरीर में प्रविष्ट होकर जीवाणुओं को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। ये पदार्थ टी लिम्फोसाइट्स के प्रचुरोदन तथा उन्हें भिन्न भिन्न प्रकार के जीवाणुओं और अन्य जीवाणु द्वारा मुक्त प्रतिजन पदार्थों को जो एंटीजेंस होते हैं को नष्ट करने की प्रेरणा देते हैं। इनकी अधिकता से जीव की उपापचय क्रियाओं में बाधाएं आती है, उत्पन्न होती है, और कभी कभी उसकी मृत्यु हो जाती है। श्वास लेने में, पाचन लेने में इश्यू होगा और उस कारण क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो थाइमस ग्रंथि में थाइमोसिन जो है वो उपापचय में आपको इम्यूनिटी देता है। थाइमोसिन हार्मोन जो होता है
वो इम्यूनिटी में भी मदद करता है और लिम्फोसाइट्स को, जीवाणु और उनके एंटीजन को नष्ट करने के लिए यह प्रेरित करता है। शिशु में थाइमस के अंदर टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं बनती है जो लिम्फ गांठ, ठीक है, जो लिम्फ गांठ होती है नोट्स पिलिया और पेयर के पेचेस में पहुंचती है, ठीक है। तो ये आपका हुआ थाइमस ग्रंथि, जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता एग्जाम के अकॉर्डिंग, लेकिन हमें नॉलेज होनी चाहिए कि थाइमस ग्रंथि क्या होती है। पिनियल का जो पिनियल कोड जो है, अब ये एक इंपॉर्टेंट आता है। देखिए ये मस्तिष्क के प्रे मस्तिष्क गोलार्ध के बीच में, ठीक है, जो प्रे मस्तिष्क होता है उसके गोलार्ध के बीच में, यहां पर देखिए तीसरी वेंट्रिकल की छत थैलेमस से निकले एक तंतुमय ग्रंथ पर स्थित सफेद चपटी और छोटी एक्टोड्रमी ग्रंथि होती है। इसके चारों ओर पायोमेटर का महीन खोल चढ़ा होता है, काफी डीप अंदर की तरफ ये जो पीनियल ग्लैंड होती है वो पाई जाती है। इस ग्रंथि को आत्मा का स्थान भी माना जाता था। ऐतिहासिक अगर मैं बात करूंगा तो किसको, जो आपकी पिनियल बॉडी है उसको दोस्तों जो ग्लैंड है, पिनियल ग्लैंड है, इसको आत्मा का स्थान भी माना जाता था जो पुरानी चीजों में। आगे बढ़ते हैं। पिनियल कॉय, ठीक है, ये मस्तिष्क के प्रे मस्तिष्क गोलार्ध के बीच में तीसरी वेंट्रिकल की छत से निकलने तंतु में, ये हमने पढ़ लिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं पिनियल कॉय के बारे में। ग्रंथि मेलेटोनिन नामक हार्मोन का स्रावन करेगी। तो ये ग्रंथि कौन से जो हार्मोन को स्रावित कर रही है, तो ये कर रही है मिलेटोनिन। अब देखिए मिलेटोनिन जो हार्मोन है वो क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मंद प्रकाश में मेलेटोनिन हार्मोन का तो स्त्राव होगा अधिक, ठीक है। मंद प्रकाश में मतलब जैसे चांद की रोशनी में, तो जो मेलेटोनिन हार्मोन है वो स्त्राव ज्यादा होगा, तथा तेज प्रकाश में इसका स्त्राव क्या हो जाता है दोस्तों, कम हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मिलेटोनिन सॉरी, तो मिलेटोनिन हार्मोन जो कि बना किससे निकलता है, पिनियल बॉडी से। तो ये मेंढक छिपकली और अन्य निम्न कोशिकाओं में मिलेटोनिन हार्मोन का त्वचा का रंग हल्का कर देता है। आप देख पाते हैं मेंढक छिपकली का जो रंग होता है वो बहुत हल्का होता है। स्तनियों में मिलेटोनिन जननांगों के विकास और उनके कार्य का अवरोध करता है। मतलब ये कि अगर मिलेटोनिन जो है वो ज्यादा है तो आप जो है इसमें जनन क्षमता, जो जननांग होते हैं आपके, वो आपके कमजोर रहेंगे, उनका विकास पूरी तरह से नहीं होगा। चूहों में पिनियल कॉय को निकाल देने से, जो पिनियल बॉडी को निकाल देने से यौवनावस्था जल्दी आती है। अगर इसका स्त्राव ज्यादा होगा तो आप जो है वो नपुंसक होंगे। अगर इसको निकाल दिया जाएगा तो जननांग जल्दी बड़े होंगे, तथा संभोग की जो इच्छा होती है जो ठीक है वो क्या हो जाएगी, इसमें बढ़ जाएगी, ठीक है। तो रिलेशन बनाने की जो इच्छा है वो यहां पर बढ़ जाएगी, किसके कारण, पिनियल कॉय को अगर निकाल दिया जाए। तो चूहों में ये टेस्ट किया गया और ये चीज मेन इंसानों में भी होती है कि अगर इंसानों के भी पिनियल कॉय को निकाल दिया जाएगा तो क्या होगा, माना यह जाता है कि उनमें जो सेक्स की इच्छा होगी वो बढ़ जाएगी, और जो यौवन अवस्था में जो जननांग होते हैं वो जल्दी जो है वो रिक्रिएट होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मेलेटोनिन हार्मोन के कार्य, संभवतः मनुष्य में भी ये ग्रंथि लैंगिक विकास और आचरण को, अब देखिए यहां पर संभवतः नाम क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि ये बहुत अंदर है, दिमाग के अंदर है। हमने चूहों पे ये परीक्षण कर लिया लेकिन इंसान पे ये परीक्षण नहीं है, लेकिन फिर भी जो टर्म एंड कंडीशन, जो सिम्टम्स होते हैं उनसे के आधार पर हम ये पहचान पाते हैं कि ये चीज यहां पर भी काम करेगी। तो आचरण को सूर्य प्रकाश की विभिन्नताओं के अनुसार नियंत्रित करके लैंगिक जैव घड़ी का काम करती है। तीव्र सूर्य प्रकाश के क्षेत्रों में रहने वाले, जो तेज धूप वाले इलाकों में रहते हैं, तो वो जन्म या फिर जो जन्म से अंधे मानव बच्चों में संभवतः मेलेटोनिन का स्त्रावण कम होने के कारण यौवनावस्था उनकी क्या आ जाती है, जल्दी आ जाती है, ठीक है। तो किसके कारण, मेलेटोनिन के कारण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मेलेटोनिन हार्मोन के कार्य, मेलेटोनिन कार्य का स्त्रावण दिन में तो होता है ये कम, रात में इसका स्त्रावण अधिक होता है, अतः संभवतः पिनिकल कॉय हमारी दैनिक लय का नियंत्रण करता है। मनुष्य में 10 वर्ष की आयु के बाद पिनिकल ग्रंथि का पतन होने लगता है,
क्योंकि इसमें कैल्शियम लवणों के कण जमा होने लगते हैं, जिसको मस्तिष्क की रेत कहते हैं। तो लगभग 10 में पिनिकल कॉय जो है वो इंसान की खत्म हो जाती है और उस जगह पर कैल्शियम के लवणों के कण आके जुड़ जाते हैं, और कैल्शियम के लवणों के कण ही क्या कहलाते हैं, मस्तिष्क की रेत कहलाते हैं दोस्तों। तो आपको याद हो गया होगा मेलेटोनिन के बारे में, ठीक है। तो मेलेटोनिन क्या करता है, इसके बारे में आप यहां पर डिटेल से समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं मानव हार्मोन्स। मानव हार्मोन्स में ही अब दो चीजें आती हैं, जो टेस्टिस इन मेल और ओवरी इन सॉरी फीमेल्स, यहां पर आप कर दीजिएगा, ये मेल्स लिखा हुआ है तो ओवरी इन फीमेल्स यहां पर आप कर दीजिएगा। नर में वृषण और मादा में अंडाशय, ठीक है। चलिए यहां पर अब हम देखते हैं दोस्तों, वृषण की बात हो रही है, टेस्टिस की बात हो रही है, मानव की नर जनन ग्रंथि है जो कि प्रत्येक नर में 2 पाई जाती है, ठीक है। तो जो इस तरह के जो शेप होते हैं दोस्तों, तो यही क्या होते हैं, आपके वृषण होते हैं, टेस्टिस होते हैं, जो मेल में क्या होते हैं, 2 पाए जाते हैं, ठीक है। वृषणों की लीडिंग या अंतरराली कोशिकाओं के द्वारा एंड्रोजन या टेस्टिस्टोरोन हार्मोन स्त्रावित किया जाता है, जो मेल को मेल बनाता है, जो स्ट्रांग बनाता है, दाढ़ी वाला काम जो होता है, या स्ट्रांग दिखने का, मोटी आवाज का, ये काम करते हैं। जबकि ओवरी में अंडाशय, इसकी बात करें तो अंडाशय मानव की मादा जनन ग्रंथि है, जो प्रत्येक मादा में 2 पाई जाती है, ठीक है। अंडाशय की ग्राफियन पुटिका नाम संरचना द्वारा एस्ट्रोजन हार्मोन का उत्पादन होता है, जबकि कॉर्पस लुटियम या पित्त पिंड के द्वारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन होता है। कौन कौन से हार्मोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन को सुंदरता का हार्मोन कहते हैं, जो लड़की के वक्ष स्थल अच्छे होंगे, होठ अच्छे होंगे, या फिर जो भी उसकी सुंदरता होती है दोस्तों, तो सुंदरता का जो हार्मोन होता है वो कौन सा होगा, एस्ट्रोजन हार्मोन होगा। और प्रोजेस्टेरोन जो है को गर्भ धारण का निर्धारण करने वाला हार्मोन जो है वो बताया जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से आपके जो हार्मोन है वो लगभग यहां पर कवर होते हैं। इसके बाद आपको अपने क्वेश्चन कैरी करने हैं, क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, उसके साथ ये पूरा चैप्टर आपके क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट जो वीडियो है हमारा वो ह्यूमन डिजीज पे बेस्ड होगा, जो मानव रोग है अब उस पे हम बेस्ड होगा। तो नेक्स्ट वीडियो हम उसको लेकर आएंगे। तैयारी दोस्तों आप करते रहिए, सारस्वत स्टेनो क्लासेस का जो प्रॉमिस था वो आपके साथ हमेशा हम खरे उतरेंगे। जो हमने प्रॉमिस किया है आपको वो पूरा कोर्स यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाएगा। राजस्थान जीके को इसीलिए भी रोका गया क्योंकि देखिए नए जिले और पुराने जिलों का बहुत कॉम्बिनेशन चल रहा है। अभी भजनलाल सरकार ने जो है दोबारा से एक कमेटी को बिठा दिया गया है, जिस कमेटी के तहत वो वापस रिव्यू किया जाएगा कि इन जिलों को बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा। राजस्थान पत्रिका दैनिक भास्कर की न्यूज में भी आ चुका है कि 10 जो नए जिले हैं उनको वापस से समाप्त किया जाएगा। तो जब हमें ये चीज क्लियर है दोस्तों कि उसके अंदर जो जेलों का भी पुनर्धारण होगा, तो इसीलिए आपके नए क्वेश्चन वहां पे पुटअप होंगे नहीं होंगे, तो उसका थोड़ा सा रिसर्च करके आपको आगे के जो राजस्थान की क्लासें हैं वो आपको दी जाएगी। और इसी के साथ दोस्तों आज की जो क्लास है उसको यहीं पे अपन विराम देते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, और वीडियो अगर पसंद आ रही है तो जरूर लाइक और शेयर अपने सभी ग्रुप्स में आप जरूर करें। धन्यवाद।